इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, पिछला टर्न अपना 18 नवंबर को था। 18 नवंबर को आप लोगों को डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर शुरू करा दिया था और उसमें उस दिन वो एक ही लेक्चर हुआ। उसके बाद में आज से फिर अपन शुरू कर रहे हैं। अपनी शुरुआत हो चुकी थी डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स, संपत्तियों पर ह्रास एवं अन्य छूटें, और उसमें एक बार थोड़ा सा के उसको कड़ी से कड़ी जोड़ देते हैं कि अपन ने वहाँ पर क्या क्या पढ़ा था। तो डेप्रिसिएशन के लिए पहली शर्त वहाँ अपन ने ये देखी थी कि करदाता संपत्ति का पहली बात ये है कि वो स्वामी होना चाहिए। एक तो ये पहली बात, ओनर हो वो संपत्ति का जिसको डेप्रिसिएशन दिया जाना है, वो संपत्ति उसके पास में किराए से ली हुई नहीं होनी चाहिए, उसका मालिक हो वो। दूसरा इसमें मेन जो शर्त है वो है उस संपत्ति का प्रयोग वो अपने व्यापार में करता हो, व्यापार या पेशा। आगे डेप्रिसिएशन के बाद में चैप्टर आएगा व्यापार या पेशा, बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो या तो व्यापार में करे या वो अगर कोई पेशा चलाता है तो उसमें उस संपत्ति का उपयोग करे। दो शर्तें। तीसरी मुख्य शर्त थी गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाए, तो संपत्ति गत वर्ष में काम में आए। और फिर उसके बाद में कुछ संपत्तियां आपको बताई जो दो तरह की थी, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखाई देती हैं, इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती हैं, वो दो तरह की संपत्तियां थी। और जो दिखाई नहीं देते हैं उनमें आप लोगों को बताया पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारी उसमें आती हैं। और बाकी दिखती हैं संपत्ति जैसे भवन है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है। और उसी में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संपत्तियों में कुछ संपत्ति ऐसी हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलती है। उसमें इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, गुडविल और लाइव स्टॉक ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको नहीं देना है। ये संपत्ति अगर दे भी रखी है तो आप इसको इग्नोर कर दें, डेप्रिसिएशन के काबिल नहीं है। और फिर भवन के ऊपर छूट देंगे अपन, वो केवल ढांचे पर देना है, ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर किसी तरह की छूट नहीं देनी है। ये कुछ बातें अपन ने करी। फिर लोअर क्लासेज में आप लोगों ने प्लांट शब्द यूज किया होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में ये कहते हैं कि प्लांट में चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं वो ध्यान रखना है अपने को। प्लांट में ये कहते हैं जहाज़ शामिल होते हैं, गाड़ियाँ शामिल होती हैं, पुस्तकें शामिल होती हैं और वैज्ञानिक यंत्र, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और चिकित्सा संबंधी उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये सारे प्लांट में शामिल होंगे। तो अगर ये हैं तो इनके ऊपर रेट जो लागू होगी वो प्लांट के ऊपर दे रखी है, उस दर से आपको डेप्रिसिएशन देना है। फिर डेप्रिसिएशन देने के लिए आपको ये बताया था कि डेप्रिसिएशन या तो वास्तविक लागत पर हो सकता है या अपलिखित मूल्य पर हो सकता है। वास्तविक लागत पर छूट देते हैं वो केवल शक्ति के उत्पादन करने वाले उपक्रमों में जो संपत्ति काम में आ रही है केवल उन पर ही दी जाती है जहाँ पावर का उत्पादन होता है। और बाकियों के ऊपर अब डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। और डेप्रिसिएशन जब देंगे तो आप लोगों को अलग अलग संपत्ति, जैसे कई सारी संपत्तियां हैं और वो संपत्ति जैसे भवन कई हो सकते हैं, मशीन कई हो सकती हैं, फर्नीचर कई सारे हो सकते हैं, तो सबका एक समूह बना लेंगे और जिनके ऊपर एक तरह की रेट लागू हो रही है उस संपत्ति पर, उसका एक समूह बना लिया और समूह के आधार पर डेप्रिसिएशन की छूट देंगे। और अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त की गई है तो आप ये देख लें कि वो 6 महीने या उससे अधिक काम में आई है तो पूरी दर से डेप्रिसिएशन देंगे, अन्यथा लागू दर का आधा। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें थी। अब उसके बाद में आपको मुख्य रूप से अगली जो बात देखनी है वो है कि डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या हैं।
मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों के पास में अब बुक उपलब्ध हो गई होगी, तो आप बुक में डेप्रिसिएशन की अलग अलग रेट्स दे रखी हैं और उन रेट्स को आप देख लें डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो रेट्स दे रखी हैं वो मूर्त संपत्तियों की हैं और उसके बाद में अमूर्त संपत्तियों की डेप्रिसिएशन की रेट्स दी हुई है। सबसे पहले मूर्त संपत्तियों में भवन के बारे में बताया गया, और भवन ये कहते हैं 3 तरह के हो सकते हैं, या तो रहने के काम में आने वाले, और फिर दूसरा ये कह दिया कि मुख्यतः जो रहने के काम में नहीं आए वो वाले, और फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी के। तो भवन की इन्होंने 3 कैटेगरी दे रखी हैं। पहली कैटेगरी जो रहने के लिए काम में आता है वो 5% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है। दूसरी तरीके का जो व्यापार में बिजनेस में मकान काम में आ रहा है, भवन काम में आ रहा है, उसके ऊपर 10%, और अन्य कोई मकान है उसके ऊपर 40%। तो भवन के संबंध में 5, 10 और 40% रेट हो गई भवन कंप्लीट। उसके बाद में दूसरी संपत्ति जो मूर्त संपत्ति है वो फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिटिंग, और फर्नीचर और फिटिंग्स पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप लोग। और फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है मशीन और प्लांट। मशीन और प्लांट कई सारी दे रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो दरें हैं वो 15% है। 15% से स्टार्ट होती है प्लांट और मशीन की दर, और फिर उसके बाद में कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे समुद्री जहाज़ है, उनके ऊपर 20% जो दूसरे समूह में अपन लेंगे, उनका समूह अलग बनाएंगे 20% का, अगर वो संपत्ति आती है। तो पहली सामान्य रूप से पहले में 15% की दर, और कार इत्यादि इसमें शामिल होती है। 15%, 20% समुद्री जहाज़ के लिए, और फिर उसके बाद में 30% की दर उनके ऊपर लागू है जैसे जो मोटर कार किराए के व्यापार के लिए काम में ली जाती हैं, यानी उनका बिजनेस ही गाड़ियों को किराए पर चलाने का है, तो उनके ऊपर 30% की दर लागू है वो गाड़ियाँ। लेकिन वो आ रही हैं मशीन और प्लांट में, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में एक चौथा समूह दे रखा है फोर्थ, और फोर्थ में जो रेट है वो है 40%। पहले समूह की 15%, फिर 20%, फिर 30% और 40%। 40% वाली में मुख्य रूप से इन्होंने जो संपत्तियां दी हैं, जो जिसे प्लांट कहा है, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं मुख्य रूप से। कई अन्य भी हैं, वो आप लोग देख लेंगे। और फिर पैसे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें। ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे में लगा हुआ है और उसमें उसके स्वामित्व में पुस्तकें हैं, जैसे सीए है, उसको अलग अलग तरह की बुक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इनके ऊपर रेट 40% है। और इसी में 2-3 इम्पोर्टेंट संपत्तियां और दे रखी हैं, जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण की मशीन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की मशीनें। एयर पोल्यूशन आजकल बहुत बड़ी समस्या चल रही है, उसको कंट्रोल करने की मशीन है, तो उसके ऊपर वो प्लांट की कैटेगरी में आएगी और रेट लगेगी 40%। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो मशीनें हैं वो भी इसी 40% वाली रेंज में आती है। तो ये मुख्यतः संपत्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी दे रखी हैं, एक बार आप लोग उनको पढ़ लें। और फिर उसके बाद में 40 के बाद में इसमें एक रेट और दे रखी है 45% की। ये रेट शुरू हुई थी 15%, 20%, 30%, 40% एंड 45। और 45 में इन्होंने शामिल किया है मोटर बस को, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी, अगर इनको किराए पर चलाने के व्यवसाय में काम में लिया जाता है। और उनको एक डेट दे रखी है 23 अगस्त 2019 के बाद में, और 1 अप्रैल 2020 से पूर्व प्राप्त किया है। तथा
उनको 1 अप्रैल 20 से पहले प्रयोग में लिया गया है। यानी जो नई गाड़ियां प्राप्त करी हैं इन्होंने किराए पर चलाने के लिए, उसके ऊपर रेट है 45%। तो ये प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन की दरें देखी, और ये अपनी संपत्तियां हो गई मूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियों में भवन आ गया, फर्नीचर और फिटिंग आ गई, प्लांट और मशीन आ गई, बस। अब उसके बाद में फिर नंबर आता है अमूर्त संपत्तियों का। और अमूर्त संपत्ति वो संपत्ति जो दिख नहीं रही हैं, जैसे लाइसेंस है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 25% है। लेकिन इनके बारे में लिखा हुआ है कि जो 31 मार्च 1998 के बाद प्राप्त की गई हों। सामान्य रूप से अब कुल मिला के बात यह है कि अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की रेट है वो है 25%। तो ये आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की रेट्स देखी, और इनको आप मोटे रूप से आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति ही दी जाती है, उसके ऊपर लागू डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी जाती है। वो स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो उसको आनी चाहिए। एक थोड़ा सा कि मोटर कार के ऊपर या कार के ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण और दिया गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि कोई कार अगर भारत में बनी हुई है और वो टैक्सी के रूप में काम में आ रही है, तो किराए वाला अपन ने पहले भी देखा है कि किराए पर जो गाड़ियां चलाते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है 30%। तो यहाँ भी अगर भारत में बनी हुई है या स्वदेशी है, तो उसके ऊपर अगर उसको टैक्सी के रूप में काम में लेते हैं, टैक्सी का मतलब उसको किराए के रूप में चलाते हैं, तो 30% वाले समूह में शामिल होगी, डेप्रिसिएशन होगा 30%। और अगर वो किराए पर नहीं चलाते हैं, अपने खुद के बिजनेस के काम में ले रहे हैं, तो रेट हुई 15%। तो ये दो तरह की रेट है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की गणना कैसे करेंगे अपन। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल, इसके लिए आपको सबसे पहले विभिन्न संपत्तियों के समूह निर्धारित करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 जो पॉइंट लेते हैं अपन, वो है विभिन्न संपत्तियों के ब्लॉक निर्धारित करना। यदि करदाता द्वारा अनेक संपत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो प्रत्येक संपत्ति का समूह निर्धारित करना पड़ेगा। इस प्रकार एक समूह में आने वाली संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। जैसे भवन, मशीन, प्लांट और फर्नीचर के लिए अलग अलग समूह निर्धारित किए गए हैं। और भवन पर भी आपको बताया कि 3 तरह की रेट्स है, तो भवन के 3 समूह बनाए गए हैं, 5, 10 और 40। कोई भी भवन जिसके ऊपर ह्रास की छूट मिलनी है, वो इन तीनों समूह में से किसी एक समूह में अवश्य आ जाएगा। इस तरह से जो निर्धारित दरें लागू होनी है संपत्तियों के ऊपर, जैसे फर्नीचर है, मशीन और प्लांट है, भवन है, उनके ऊपर जिनके ऊपर एक सी रेट लागू होनी है, तो उनका एक ब्लॉक बना देंगे। भवन का एक हो गया, मशीन और प्लांट की बहुत सारी दरें हैं, लेकिन जो एक दर में आने वाली हैं उनका एक ब्लॉक बना देंगे। जैसे 15% वाली, तो अलग ब्लॉक बन गया उनका। तो पहला काम तो ये है कि इन संपत्तियों के अलग अलग अपन ब्लॉक बना देंगे। फिर उसके बाद में प्रत्येक समूह की संपत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? सामान्य रूप से वर्ष के अंत में जो मूल्य होता है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, और जो बचता है वो उस संपत्ति का अपलिखित मूल्य होता है। शुरू का अपलिखित मूल्य, वर्ष के प्रारंभ का अपलिखित मूल्य, अगर वो संपत्ति पहले से चल रही है तब तो, और अगर खरीदी है तो वो नया मूल्य,
और वर्ष के दौरान का डेप्रिसिएशन उसमें घटा दो, तो आ गया अपलिखित मूल्य। तो अब ये आगे से आगे चलता जाएगा प्रत्येक वर्ष के लिए। अगले साल वो प्रारंभिक मूल्य अपलिखित मूल्य आ गया और उसमें से फिर डेप्रिसिएशन घट जाएगा, तो वो उससे अगले वर्ष के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप उसका जो बैलेंस है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा के रिटर्न डाउन वैल्यू ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर संपत्ति खरीदी जाती है या बेची जाती है वर्ष के दौरान, उस समूह से संबंधित संपत्ति अगर खरीदी जाती है तो जो खरीदी गई वो ऐड परचेजेज हो जाएगा बैलेंस में। जो पहले से बैलेंस है उसमें ऐड परचेजेज, और जो बेचा गया उसको घटा देंगे लेस सेल्स, और ऐड और लेस करने के बाद में जो बैलेंस बचता है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू, और उसमें से छूट डेप्रिसिएशन की उसके ऊपर छूट दी जाएगी। एक बात फिर उसमें आती है कि अगर संपत्ति को बेचते हैं, ह्रास योग्य संपत्ति को बेचे और बेचने के टाइम में बेचने से संबंधित कुछ खर्चे होते हैं जिनको अपने दलाली कमीशन आदि कहते हैं, ये सारे हस्तांतरण के वे हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज हैं। तो ऐसे जो वे हैं उनको आयगत वे मान के व्यापार के लाभों में से घटा दिया जाता है। ये जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं और लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में इनको दिखाते हैं। संपत्ति के समूह में से तो जो संपत्ति बेची गई है उसका केवल सकल हस्तांतरण मूल्य घटाया जाएगा, न कि आपको शुद्ध राशि मिली है वो। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में आगे इसमें आता है कि अब ये ब्लॉक्स अपन ने निर्धारित कर दिए। ब्लॉक्स निर्धारित करने के बाद में ह्रास की गणना करनी है अपने को, और ह्रास की गणना किस तरह से करेंगे वो उनकी रेट्स दी हुई है। संपत्तियों के प्रत्येक समूह का अपन ने अपलिखित मूल्य ज्ञात कर लिया और अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों के आधार पर प्रत्येक समूह के लिए स्वीकृत ह्रास कितना है उसकी गणना कर ली जाती है। फिर विभिन्न समूह की अलग अलग जो डेप्रिसिएशन की राशियां हैं कि अलग अलग ग्रुप्स को डेप्रिसिएशन कितना मिला है, सबको जोड़ के उस गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास आ जाएगा। इस दरमियान कुछ स्पष्टीकरण आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला ये है, विक्रय मूल्य अपलिखित मूल्य से अधिक होने पर ह्रास छूट नहीं। यदि मान लो कोई संपत्ति गत वर्ष के दौरान बेची है और अपलिखित मूल्य उस संपत्ति का या उस ब्लॉक का, उस समूह का अपलिखित मूल्य है, उससे ज़्यादा अगर राशि प्राप्त हो जाती है, विक्रय मूल्य उससे ज़्यादा अगर होता है, तो ऐसी स्थिति में उस समूह पर ह्रास की कोई छूट नहीं दी जाएगी। चाहे उस समूह में कोई संपत्ति बची हुई हो तो भी उस समूह का अपलिखित मूल्य शून्य मान लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये पहली बात है। बात ये हुई कि विक्रय मूल्य अपलिखित मूल्य से अधिक हो जाए, उस गत वर्ष के दौरान जो संपत्ति का अपलिखित मूल्य है उससे ज़्यादा पर संपत्ति को अगर बेच दिया जाए तो उस साल के लिए उस गत वर्ष में किसी तरह का डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। ये पहला स्पष्टीकरण। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि समूह की सभी संपत्तियां हस्तांतरित हो जाने पर, उस ब्लॉक में आपको पता है कि ये संपत्तियां हैं और सभी संपत्तियां हस्तांतरित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी अब हालांकि उसका बैलेंस बचा हुआ है लेकिन ह्रास छूट नहीं मिलेगी। क्यों? कि सारी संपत्तियां हस्तांतरित कर दी गई हैं। अगर राशि कम मिलती है तो वो अल्पकालीन पूंजी हानि होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो ये दो तरह की बातें आपको और विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि अपलिखित मूल्य है उससे ज़्यादा ह्रास छूट नहीं मिलेगी, और अगर सारी संपत्तियां उस समूह की बेच दी जाती हैं
और विक्रय राशि कम मिलती है तो जो बचा हुआ है वो पूंजीगत हानि है, न कि वो बैलेंस। इसलिए उसके ऊपर किसी तरह की डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। इन सब बातों को कवर करते हुए कल अपन एक प्रश्न करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन के अलग अलग से ब्लॉक्स बनाएंगे और डेप्रिसिएशन देंगे और अलाउएबल डेप्रिसिएशन की गणना करेंगे। थैंक यू।